नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टियाँ। ठीक है, और जैसे ही इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा बिहार स्पेशल का। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, बिहार की मिट्टियाँ, आप सभी को पता है कि जो बिहार है वह दो भागों में बंटता है। किस नदी के द्वारा? तो गंगा नदी के द्वारा जो बिहार है वह दो भागों में बंटता है। एक होता है आपका उत्तरी बिहार और एक हो जाता है आपका दक्षिणी बिहार। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है, यानी बहने वाला जो क्षेत्र है वह गंगा नदी बिहार के एकदम बीचों बीच से बहती है। इसलिए बिहार को दो भागों में ये गंगा नदी बांटती है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार की कौन सी नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, तो आप बताएंगे गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के उत्तर में उत्तरी बिहार और गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिणी बिहार है। और इसमें कुछ मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे पर्वतपदीय मिट्टी। पर्वतपदी यानी कि पर्वत का पद का मतलब क्या होता है? पैर, यानी पर्वत का पैर वाला जो मिट्टी है वह क्या होती है? वह आपका पर्वतपदीय मिट्टी पाई जाती है। और यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। यानी ये जो पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है पर्वतपदीय मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब ये होता है पैर। ठीक है, एक पद का मतलब ओहदा भी होता है, ठीक है, रैंक भी होता है, लेकिन एक पद का मतलब होता है आपका पैर। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बिहार के उत्तर में हिमालय श्रेणी है और हिमालय का शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय से बिहार सटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पर्वतपदीय मिट्टी पाया जाता है। और यह हिमालयन मिट्टी होती है जो कंकरीले, पथरीले और कम उपजाऊ वाले क्षेत्र होते हैं। और यह भांवर क्षेत्र होता है। भांवर क्षेत्र का मतलब क्या है? जो शिवालिक के नीचे, शिवालिक के जो नीचे वाली जो हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के नीचे जो क्षेत्र पाया जाता है वो भांवर क्षेत्र होता है। भांवर क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ चट्टानों को काटते हुए लेकर आती है। तो ऐसे पर्वतपदीय क्षेत्रों में क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके पत्थर मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं? इसको भांवर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पत्थरों की अधिकता होती है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर जो नदी का जो पानी होता है वह इसके अंदर से होकर, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है? पानी का बहाव होता रहता है। ऐसे क्षेत्र को भांवर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो पर्वतपदीय, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बांगर मिट्टी। अब बांगर, देखिए, दो तरीके की मिट्टी होती है। एक होता है खादर मिट्टी। कौन सी? तो खादर मिट्टी। और दूसरा होता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी वो मिट्टी होता है जहाँ पे वर्षा का जल, प्रतिवर्ष वर्षा का जल या बाढ़ का जल, नदी के बाढ़ का जल बराबर पहुँचता है। जब भी कहीं बाढ़ आता है, आप एक चीज़ गौर करिएगा, जब भी कहीं बाढ़ आता है और बाढ़ जैसे ही घटता चला जाता है, तो बाढ़ के साथ, उसके साथ जब बाढ़ आएगा तो उसके साथ साथ मिट्टियाँ भी आती हैं। वो जो मिट्टियाँ होती हैं वो उपजाऊ होती हैं, चूँकि नई मिट्टी होती है तो उसमें उर्वरता की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन खादर मिट्टी क्या होती है? ये पुराने बाढ़ का पानी की मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे कभी हम लोग, जैसे हम बनारस के हैं, तो बनारस में कभी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो यहाँ पे हमारे जस्ट बगल में वो है, एक घाट है, 80 घाट। तो 80 घाट में जब पूरा पानी लग जाता है और जब गंगा नदी फिर जब कम होने लगती है तो 80 घाट पे पूरा मिट्टी जम जाता है, पूरा मिट्टी जम। तो वो मिट्टियाँ क्या होती है? वो मिट्टियाँ नवीन मिट्टी होती हैं। और उन मिट्टियों में क्या होता है? उन मिट्टियों में उपजाऊ की मात्रा, मतलब उर्वरा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो ऐसी मिट्टियाँ जो बाढ़ के पानी के साथ आती हैं वो क्या होती है? खादर होती है, क्योंकि वो नई होती हैं, इसलिए उपजाऊ होती है। और बांगर मिट्टी क्या होती है कि जैसे बहुत साल पहले बाढ़ आया था और मिट्टियाँ वहीं पे रह गई, इसलिए वो बहुत पुराना मिट्टी हो गया है, इसलिए वो बांगर मिट्टी होती है। और बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कही जाता है। ठीक है, यानी बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और यह कैसा होता है? उपजाऊ होता है। देखिए, खादर मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो होता है बांगर मिट्टी उपजाऊ होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ऐसी मिट्टियों में? तो धान पाया जाएगा, धान की खेती होगी, गेहूं की खेती होगी, मक्का का खेती होगा, चना का खेती होगा, अरहर की खेती होगी। और यह कहाँ किस
या किस जिले में बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा चंपारण में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है, बल सुंदरी में पाया जाता है। इसको बल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बांगर मिट्टी को बल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। अभी इसका डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि बांगर मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो ये हो गया बांगर मिट्टी का क्षेत्र, कौन कौन सा, तो ये हो गया आपका जो एरिया है ना पूरा, ये एरिया और ये पूरा एरिया, तराई के नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए तराई क्षेत्र ये है, तो यहाँ पे तो बाढ़ का पानी आ रहा है, गंगा नदियाँ यहाँ पे बह रही हैं, तो यहाँ पे नवीन मिट्टी पाई जाएगी, यानी खादर मिट्टी पाया जाएगा। यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये बांगर मिट्टी हो गया। दूसरा है आपका लाल बलुई मिट्टी। ये लाल बलुई मिट्टी किधर पाया जाता है, तो बिहार के दक्षिण वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यह कम उपजाऊ, लाल बलुई मिट्टी जो होता है, जहाँ पे बालू पाया जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ वो क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो लाल बलुई क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र यानी कैमूर और रोहतास क्या है, ये आपका लाल बलुई वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यह कम उपजाऊ होता है। और कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या है, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे लोहे की अधिकता होती है, भाई लोहे की अधिकता है इसलिए तो लाल है। अगर आयरन की मात्रा अगर आपके शरीर में ही आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कहते हैं ना कि ब्लश कर रहा है चेहरा, तो क्यों, क्योंकि आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाए। आयरन की कमी हो जाएगी तो हमको पीलिया हो जाता है, हमारा शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। लेकिन आयरन की मात्रा ज़्यादा होती तो आपका शरीर कैसा होता है, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपका स्किन कैसा होता है, लाल होता है। तो ऐसे ही मिट्टियों में जहाँ पे भी आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी और कम उपजाऊ रहेगी। क्योंकि ये बलुई मिट्टी है इसलिए कम उपजाऊ है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के दक्षिण में कैमूर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। अब है करैल या कैवाल मिट्टी। ये क्या है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और यह कैसा है, तो कम उपजाऊ, यानी उपजाऊ तो है लेकिन उतना उपजाऊ नहीं होता, फिर भी ये उपजाऊ होता है। अब देखिए लाल पीली मिट्टी, लाल क्यों है, लोहे की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण थोड़ा सा पीली भी हो गई है और यह कम उपजाऊ है। और यह क्षेत्र आपका यहाँ पे गया है, जमुई है, ये सभी क्षेत्र में ऐसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक होता है ताल मिट्टी। ताल मिट्टी मतलब क्या, गहरे क्षेत्र, ऐसी मिट्टियाँ जहाँ गहरे क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और ऐसी मिट्टियों में क्या होता है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये गहरा क्षेत्र है, हमेशा पानी इसमें लगा रहता है और यह सबसे उपजाऊ होता है। क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होता है तो इसमें सबसे उपजाऊ होता है। और यह 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में पाए जाते हैं। यानी ये जो ताल मिट्टी है यह गंगा नदी से 8 से 10 किलोमीटर के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पे रबी फसल और दलहन के लिए ये उपयुक्त होती है, यानी रबी फसल और दलहन के लिए ये उपयुक्त है। जैसे गेहूँ हो गया आपका, गेहूँ हो गया, जौ हो गया और आपका दलहनी फसल जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए उपयुक्त होती है। और ये खादर मिट्टी क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि ये क्या है, ये बाढ़ वाले इलाके हैं। यानी बिहार के सबसे ज़्यादा, बिहार में बाढ़ कहाँ आता है, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। क्योंकि यहाँ पे गंगा की सहायक नदियाँ बहुत बहती हैं। इधर घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, पुनपुन हो गया, सुनसुन हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये सभी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, इसलिए क्या ये खादर क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है। और यह खादर मिट्टी है तो इसलिए क्या होगा, नवीन जलोढ़ होगा, क्योंकि नई नई मिट्टियाँ यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, नई मिट्टी आ रही है तो नई मिट्टी में उर्वरता की मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये मिट्टी कैसा होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। और यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट को ही पटसन भी बोलते हैं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है खादर मिट्टी वाला, तो पूर्णिया और कटिहार जिले में ये खादर मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तराई मिट्टी क्या है, तो नेपाल का जो क्षेत्र है, यानी नेपाल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार जो है, बिहार राज्य नेपाल से कितने किलोमीटर सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा 729 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और बिहार के 7 जिले आपके नेपाल से सीमा बनाती हैं। और इनकी कुल लंबाई कितनी है, बिहार और नेपाल की सीमा का, तो 729 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
तो ये जो क्षेत्र है जो सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल से बिहार का, यहीं पे तराई मिट्टी पाई जाती है। तराई का मतलब क्या है? जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाए, तराई क्षेत्र में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। यह उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में है, जो चंपारण से किशनगंज तक फैला है, और यहाँ पे धान और जूट और गन्ने की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको आप याद रखिएगा। देखिए, बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 932 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा गया है। अब आते हैं आगे कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को, क्या है? कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यानी मिट्टी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे मोटे, मध्यम, कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा के निर्माण में वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति और स्थलाकृति आदि की मुख्य भूमिका होती है। जैसे अभी हमने देखा कि जहाँ पे बाढ़ का पानी ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नई मिट्टी बार बार आ रहा है। लेकिन जहाँ पे बाढ़ बहुत सालों बाद आया ही नहीं, यानी बहुत साल पहले बाढ़ आया था, लेकिन अब वहाँ पे बाढ़ नहीं आ रहा है, तो वहाँ की मिट्टी क्या हो गई? वहाँ की मिट्टी हो गई आपका कौन सा? आपका बांगर हो गई। और बांगर मिट्टी भाई पुरानी मिट्टी हो गई वो, क्योंकि बाढ़ अब दोबारा वहाँ उस क्षेत्र में आया ही नहीं, तो पुरानी मिट्टी होने के कारण वो मिट्टी कैसी है? कम उपजाऊ है। और कम उपजाऊ है तो इसलिए ये कह रहा है कि मिट्टी के निर्माण में वर्षा, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ की मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होगी, जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ पे फसलें भी ठीक ठाक होती हैं। तापमान भी डिपेंड करता है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ पे तापमान गर्मी ज़्यादा होता है, वो क्या होता है? वो डेजर्ट एरिया हो जाता है, रेगिस्तानी एरिया हो जाता है। जहाँ पे वर्षा और आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ पे मानसूनी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस टाइप की मृदा पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति और स्थलाकृति भी आदि भूमिकाएं निभाती हैं। तो मृदा के निर्माण में ये सभी चीज़ें भूमिकाएं निभाती हैं। ठीक है, अब आते हैं मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ तथा अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बिहार का अधिकतर भाग कैसा है? अधिकतर भाग में बाढ़ आते हैं, और बाढ़ आने के कारण यहाँ पे जलोढ़ या खादर मृदा पाई जाती है। 90% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। जैसा मैंने बताया कि बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इसलिए यहाँ पे उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी पाई जाती है। अब उत्तरी बिहार की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पर्वतपदी मिट्टी अभी हमने देखा, उत्तरी आपका पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र। ठीक, दूसरा है तराई मिट्टी हमने देखा, फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहते हैं। या नवीन का मतलब क्या? नया, और पुराने का मतलब क्या? ओल्ड। तो पुराना क्या हो गया? बांगर हो गया, नवीन क्या हो गया? खादर हो गया। और दक्षिण बिहार की मिट्टी, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ताल मिट्टी या इसको टाल मिट्टी भी कहा जाता है, कहीं कहीं टाल भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दूसरा है कगारी मिट्टी, तीसरा है पुरानी जलोढ़ जिसको करेल या केवाल भी कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पे पुरानी जलोढ़ को क्या कहा गया है? बांगर कहा गया है। ठीक है, लेकिन बिहार के दक्षिण में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको करेल या केवाल के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो आप बताएंगे करेल या केवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की मिट्टी को अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो उत्तरी बिहार की मिट्टी को देखा जाए तो उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली
गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा से हुआ है। जो अभी मैंने आपको बताया है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वह कहाँ से बहती हैं, तो बिहार के उत्तर से बहती हैं। और गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी? गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। यानी उत्तर की बिहार मिट्टी का निर्माण गंगा, हिमालय से बहने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे कह रहा है, पहला है हमारा पर्वतपदीय मिट्टी, जो अभी हमने देखा जो कहाँ पे पाया गया है पर्वतपदीय मिट्टी, तो यह पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में पाया गया था। ठीक है, इसे पिडमेंट मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्वतपदीय मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे पिडमेंट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण में सुमेश्वर श्रेणी भी पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यानी पर्वतपदीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होता है। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वो क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ होता है। जैसे क्या है, जहाँ पे भी वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ पे चावल ज़्यादा होती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ की प्रमुख फसल क्या है? यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए चावल यहाँ पे अधिकता पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार की प्रमुख फसल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो बिहार की प्रमुख फसल चावल है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, गहरा भूरा और पीला होता है। इस मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो धान है। मैंने अभी बताया कि जहाँ वर्षा ज़्यादा वहाँ धान होगा, क्योंकि धान के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद से मक्का है और जौ है। ठीक है, मक्का और जौ को तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन धान को पानी की सबसे, धान और गन्ने को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और धान और गन्ना वहीं हो सकता है जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को भाबर क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा पाया जाता है, कंकड़ीली मिट्टी यानी कंकड़ वाली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसी मिट्टियों में जहाँ पे कंकड़ वाली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे जो अगर पानी भी बहता है ना, तो इन कंकड़ों के बीच में बहता है। क्योंकि भाई ये जो कंकड़ जब जुड़ेगा तो इनके बीच में स्पेस बन रहा है ना, और यहाँ पे एक कंकड़ जुड़ गया तो इनके बीच से नदियों का पानी बहता रहता है, इसीलिए भाबर क्षेत्र कहलाते हैं। और बिहार में अभ्रक मिट्टी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में अभ्रक मिट्टी किस जिला में प्राप्त होता है, तो बिहार में अभ्रक मिट्टी नवादा जिला में प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कैसी है? जलोढ़ मृदा है। कितने % पाई जाती है? तो 90% मृदा बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में पाए जाने वाली मृदा नवीन जलोढ़ मृदा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नवीन जलोढ़ मृदा बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में पाया जाता है। दूसरा है आपका तराई मिट्टी। ये तराई मिट्टी हमने कहाँ देखा? नेपाल से सटे हुए जिलों में, यानी नेपाल से जो सीमा बनाते हैं जिले, वहाँ से सटे हुए जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो तराई मिट्टी उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक पाया जाता है और इसका रंग भूरा तथा हल्का पीला है। किसका? तराई मिट्टी का। रंग आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि तराई मिट्टी में होने वाली फसलें कौन कौन सी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि पानी वाला एरिया ज़्यादा है तो धान होगा, पटसन होगा, गन्ना होगा और जौ होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद देखिए, जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ पे धान और गन्ना जरूर होगा। ठीक है, उसके साथ कुछ दलहन भी हो जाएगा, जैसे कि जौ हो गया। ये पटसन के लिए भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और जहाँ पानी कम होगा वहाँ पे दलहनी चीज़ें ज़्यादा होती है, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये वहीं पे उगाया जाएगा जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में चल जाइए, राजस्थान में बस बाजरा देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में ही होता है। मक्का वहाँ पे ज़्यादा देखेंगे, यानी मोटे अनाज को ज़्यादा आप देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा है आपका पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। क्यों?
क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, यानी कभी यहाँ पे बाढ़ का पानी आया है, लेकिन अब यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आता है। और इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आप समझ जाएं। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। यानी घाघरा, गंडक ये आपकी, मान लीजिए कि ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है, ऐसे बह रही है, और ये आपका बिहार है, ठीक है, ये बिहार का नक्शा है मान लीजिए, ठीक, और ये आपकी गंगा नदी ऐसे बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है ऐसे, ठीक है। तो इधर वाली जो नदी, इधर जो नदी आके मिलती है वो कौन सी है, वो आपका घाघरा है। फिर इधर आके आती है तो गंडक आती है, ठीक, फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक आती है, फिर आपका कौन सा आता है, कोसी आता है, और फिर आपका महानंदा आता है। ऐसे सीक्वेंस से नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वह कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो विस्तार है वह घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। और इसका विस्तार पूर्णिया जिले में, सहरसा जिले में, दरभंगा जिले में और मुजफ्फरपुर जिले में पाए जाते हैं। यानी कि तराई जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर आदि जैसे जिलों में पाई जाती हैं। और इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो देखिए अक्सर हम लोग देखते होंगे, अगर आप किसान परिवार से होंगे और कभी आप गांव से होंगे और कभी आपने खेती देखा होगा, तो जब भी गेहूं की खेती होती है, जब भी गेहूं की खेती होने वाला होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जब गेहूं का जब बीज छींटते हैं खेतों में, तो उसके साथ यूरिया और डाई भी छींटते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, बिहार और यूपी में, वैसी मिट्टियों में यानी यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन की बड़ी कमी रहती है, इसीलिए हम यूरिया छींटते हैं। और यूरिया में कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, या साइंस का क्वेश्चन है कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 76% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट? तो 76% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस मृदा में क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है और इसमें चूना और पोटास की अधिकता तो होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होता है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी के कारण यूरिया का ज़्यादा छिड़काव किया जाता है। ठीक है, और इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, और इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला है नवीन जलोढ़ यानी कि खादर मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों का मतलब क्या है, सेडिमेंट, यानी अवसाद। जो जैसे मैंने अभी बताया ना कि जब नदियों आपके एरिया में जब भी बाढ़ आएगा, तो जब भी देखिएगा जैसे ही बाढ़ का पानी खिसकता है, तो वहाँ पे जहाँ तक बाढ़ आया वहाँ पे मिट्टियाँ बहुत नई आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेडिमेंट, अवसाद आके जमे हो जाते हैं। जैसे आप कहीं घाट में गए हों तो देखिएगा जहाँ पे घाट में पानी भर जाता है, और जब गंगा जी जब भागती पीछे हटती हैं, तो अपने साथ जो मिट्टी लाई रहती है वो घाट पे छोड़ के चली जाती हैं। तो ऐसी ही मिट्टियाँ कौन सी होती हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है, और इसका विस्तार यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटियों में है। और इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू और चिका का मतलब क्या है, क्ले की प्रधानता होती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए ऐसी मिट्टियों में जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वहां पे यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिया में 76%, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 76% पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है। क्यों? क्योंकि यह नवीन मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, ये जूट है, ठीक है, क्या है, तो जूट है, ठीक है, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, अब आता है दक्षिणी बिहार की मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी को भी हम लोग 4 भागों में बांटे थे, तो एक एक करके इस मिट्टी का भी देख लेते हैं। तो दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार के मध्य पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, तो गंगा नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। और मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, ताल या ताल मिट्टी। ताल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। भाई ताल का मतलब क्या हुआ, निम्न भूमि का क्षेत्र। ताल का मतलब, जैसे ताल किससे निकला, तालाब। तालाब नाम जानते हैं ना, तालाब वाली मिट्टी जो होती है क्या, गहरी होती है। भाई तालाब कहाँ रहेगा, गहरा रहेगा। गहरा रहेगा तभी तो उसको तालाब बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वर्ष भर पानी रहता है, तो वहीं से ये ताल या ताल मिट्टी निकला है। तो ताल जो होता है यह कैसा होता है, निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल से भरा रहता है। और ताल मिट्टी का विस्तार गंगा नदी के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। और यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। यानी जो ताल या टाल मिट्टी होती है कैसी होती है, मोटे कणों वाली धूसर मिट्टी होती है। और इसी मिट्टी में रबी फसलें, यहाँ पे रबी फसलें अच्छी होती है और यह दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंने बताया ना कि जहाँ पे मोटी मिट्टी पाई जाएगी या जहाँ कम वर्षा पाया वहाँ पे दलहन होता है। क्योंकि टाल मिट्टी में क्या होता है, पानी तो ज़्यादा है लेकिन टाल के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे दलहन की मात्रा अच्छी खासी होती है। दूसरा है आपका कगारी मिट्टी, जिसको एज सॉइल। कगार का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, ठीक, ये पर्वत ऐसे है, तो कगार क्या होता है, इस पर्वत का कगार क्या है, ये वाला क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है वो पर्वत का कगार है, एज है, ठीक है। ढलान क्षेत्र क्या है, उसी तरीके से इस पर्वत का ये वाला क्षेत्र क्या है, कगार है। तो कगार मिट्टी क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो कगार मिट्टी जो है यह गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल। अब देखिए इस मिट्टी को पढ़ रहे हैं तो बिहार की नदियों के बारे में भी आप जान रहे हैं। जैसे कि फल्गु नदी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फल्गु नदी कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में। पुनपुन बिहार, किऊल बिहार, ये सभी नदियाँ क्या हैं, ये 3 नदियाँ आपने नया सुना, ये सभी बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। तो गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का, तो कगार मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है, इसीलिए यह मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। भाई इसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम है। भाई किनारा है ना, अब किनारे पे पानी तो लगेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जब जहाँ पानी की मात्रा की कमी होगी वहाँ पे मोटे अनाज और सब्जियों का ही उत्पादन किया जाएगा, ठीक। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी है, तो मक्का है, सरसों है और मिर्च है। कहाँ पे, तो कगारी मिट्टी की, ठीक। अब आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ यानी दक्षिण बिहार के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो करेल या केवाल के नाम से भी जानते हैं। और इसका विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, ठीक है, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक फैला है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण बिहार के पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको करेल या केवाल मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, इसका विस्तार बिहार के किस किस जिले में है, तो बक्सर में है, उत्तरी गया में है, पटना में है, नालंदा में है, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है, ठीक। अब आते हैं आगे। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी होती है, अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी का रंग भूरा पीला एवं हल्का होता है, ठीक है। और इसमें होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो मक्का है, धान है, बाजरा है, आलू है, अरहर है और गेहूँ है। गेहूँ के लिए भी पानी की मात्रा ठीक ठाक चाहिए होता है। अब हमारा लास्ट मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, जिसको बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। यह पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नेवादा, औरंगाबाद के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह मिट्टी कैसी है, लाल है, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी है, तो अम्लीय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाल पीली मिट्टी, जिसको बलथर कहा जाता है, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है, तो
अम्लीय है यानी कि एल्कलाइल है, ठीक है। अगला है इस मिट्टी में मक्का, बाजरा यानी कि जो लाल मिट्टी अभी आपने पढ़ा उसको, कि इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि अनाज उपजाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। कहाँ पे, तो लाल पीली बलथर मिट्टी में। इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है, तो अम्लीय है। कौन सी, अम्लीय है यानी कि एसिडिक है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और इस मिट्टी में मक्का उगाया जाता है, ज्वार है, बाजरा है और अरहर है। अब हमारा है लाल बलुई मिट्टी। यह मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट के अंश भी पाए जाते हैं। इसमें होने वाली फसल जो है बाजरा है। जहाँ पे बालू मिट्टी होगी ना, वहाँ पे यही सब होगा, बाजरा होगा। याद रखिए, ज्वार बाजरा कहाँ, राजस्थान। राजस्थान की मिट्टी कैसी है, बलुई है, क्योंकि थार का रेगिस्तान है वहाँ पे, तो वहाँ पे बालू ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ज्वार, बाजरा आदि चीज़ें, मक्का ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट, यहाँ पे जूट हो गया है, ठीक है। बृहद स्तर पर जूट की कृषि कहाँ होती है, तो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है। कहाँ पे, तो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है। और बिहार में लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि धान तथा, देखिए यहाँ पे जूट की जगह पे जहाँ पे जूट हो गया है, धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो खादर मृदा है। कौन सी, खादर मृदा, ठीक। और बिहार का दाल का कटोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है, तो मोकामा टाल कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो बिहार का दाल का कटोरा मोकामा टाल कहलाता है, ठीक है। खादर मृदा कौन सी होती है, तो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आता रहता है। और ऐसी मिट्टियों में जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आता रहता है, वहाँ पे किसकी खेती अच्छी होती है, तो धान और जूट की खेती ज़्यादा होती है। और जूट बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट, यहाँ पे जूट हो गया, इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। बृहद वर्षा के कारण कृषि होती है, वह कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर पूर्वी बिहार में पाया जाता है। यानी बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि कहाँ होती है, तो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है। क्यों, क्योंकि उत्तर पूर्वी बिहार में गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, जिसके कारण वो बाढ़ वाला इलाका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। चलिए, अब मिट्टी वाला सिलेबस खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ पढ़ लेंगे तो हमारा बिहार का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ लेंगे और उसके बाद से हमारा बिहार स्पेशल की क्लास समाप्त, ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा क्लासेस और नहीं बची हुई हैं, 4 क्लासेस हो चुकी, मुश्किल से 3 से 4 क्लास और होगा और आपका बिहार स्पेशल ख़त्म, ठीक। घटना चक्र का मैंने बिहार स्पेशल का PDF दे दिया है, घटना चक्र बुक का, ठीक है। तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ जाइएगा। हालांकि बहुत कुछ आप लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ पे सभी चीज़ें आपको रिपीटेड मिलेंगी, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।